Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो यूनिक टेक्नोलॉजी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पेश करता है संडे स्पेशल एक मुलाकात। आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पेश खिदमत है संडे स्पेशल यासिर नूरानी और शगुफ्ता के साथ। जी हाँ दोस्तों, सुनिए प्रोग्राम संडे स्पेशल एक मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासिर नूरानी। संडे स्पेशल एक मुलाकात एपिसोड 21 लेकर हाजिर हुआ हूं। कहिए दोस्तों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप लोग सभी ठीक हो, बखैर आफियत से होंगे। मेरे साथ है होस्ट सईद शगुफ्ता। शगुफ्ता कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यासिर नूरानी साहब, आप कैसे हैं? तो अच्छा हो, आप कैसी हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी आज यहाँ आकर। तो जी, हम दोनों का ये मतलब काम ही होता है, किसी न किसी ऐसे पर्सन को यहाँ लाते हैं कि जो हमारा ये मोटिव रहता है कि हम जो प्रोग्राम लाते हैं इससे हम कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। हमारा आज भी एक पर्सनलिटी, आज से एक हस्ती जानी मानी है, पूरमचंद नागपाल सर। तो नागपाल सर, आपको इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने कहा पूरनचंद नागपाल, तो मैं सबकी सुविधा के लिए बता दूं कि वही पूरनचंद नागपाल है जिसे हम पीसी नागपाल के नाम से जानते हैं सभी। ये मैंने इसलिए पूरा बताया ताकि लोग मानिए बाद में कहेंगे ये पीसी नागपाल क्या होता है, इसीलिए मैंने पूरा बताया। जी सर, मेरी तरफ से भी वेलकम है आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इंतहा शुक्रिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो ये ब्लाइंडनेस है ये बचपन से आपकी हुई या बीच में हुई है एक्सीडेंट? ये बचपन से है साहब हमारे पास। अच्छा। और मेरे अलावा मेरे 4 और बहन भाई हैं जो वो भी ब्लाइंड ही हैं। हाँ। ये ऐसी चीज चली है। अच्छा, आप घर के बड़े हो या छोटे हो? मुझसे बड़ी एक मेरी बहन है जो कि दृष्टिवान, वो देख सकती है। और उसके बाद जितने भी हम बहन भाई हुए हैं सब ब्लाइंड है। और एक ही बहन साइकिल है, वो बड़ी है हम सबसे। बाकी भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। अच्छा, ये जो गाने का शौक है ये बचपन से आपका शौक है या बीच में हुआ है? एकदम बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है तब से। अच्छा, एक सिंगर के लिए एक उस्ताद होना जरूरी है। आप किसी उस्ताद के पास गए, ऐसे खुद ब खुद सीखा है? देखिए, बहुत कुछ तो मैंने खुद ब खुद सीखा है। उस्ताद का होना 40% तो जरूरी है, लेकिन 100% होना कोई जरूरी नहीं है। 60% जो चेला होता है वो खुद ही कर सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं फ्लूट बजाना भी जानता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उससे गला खराब हो जाता है। और वो जो सीखा था मैंने बिना किसी उस्ताद के सीखा था। अच्छा, ये बताओ, जो सिंगिंग है ये आप शौक के लिए करते हो या आप प्रोफेशनल ही सिंगर हो, रोजगार कमाते हो? नहीं, रोजगार तो मैं इससे नहीं कमाता। मैं तो नौकरी पेशे वाला रहा हूँ, अब तो रिटायर हो गया। लेकिन अब शौकिया तौर पे गाता हूँ, लेकिन इसी वजह से फिर रोजगार मुझे प्रोग्राम भी मिल जाते हैं। अच्छा, बात ये तो हो गई जी, बात ये तो हो गई। थोड़ा कुछ लाइन सुना दो हमें, हम भी खुश हो जाएंगे, सामियान भी खुश हो जाएंगे। थोड़ा कुछ गुनगुनाए थोड़ा। जी, मुझे एक गाना बहुत पसंद है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। ऐसे गाने मुझे बहुत वाह 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 वाह। तो अच्छा, गाने के अलावा आप क्या क्या शौक रखते हो? मैं गाना सुनने का शौक रखता हूँ, और गाना सुनना, कुर्सी बुनना ये सबका शौक है। मुझे कुर्सी बुनना भी आता है, जिस पर बैठ कर काम कर चुके हैं।
तो वो मैंने बचपन से पहले बुनी भी है। बस जब सीखी थी कुर्सी बुननी तो फिर मैंने अपने आप को स्टैंड करने के लिए, क्योंकि घरेलू तौर पर मैं इतना स्ट्रांग नहीं था पैसे के तौर पर, तो फिर मैंने कुर्सियां भी बनाई, गाने भी गाए, प्रोग्राम भी किए, उनके दम पे अपनी पढ़ाई की जी। और अच्छा, एक प्रश्न आपने किया था, उस्ताद की बात थी। फिर उस्तादों के बिना तो काम नहीं चलता, पर हमारे उस्ताद जो है ब्लाइंड स्कूलों में जो टीचर रहे हैं वही उस्ताद थे हमारे। हाँ जी सर। जी बताइए आप रहने वाले वैसे कहाँ के हैं, किस जगह से हैं? वैसे हरियाणा का मेरा जन्म है। हरियाणा में एक यमुनानगर है, जिला यमुनानगर, वहां का एक गांव है मंडौली। हाँ जी। और उस गांव की पहचान ये है कि वहां के सुनील दत्त साहब भी हुए हैं। हाँ। वाह वाह वाह। जी। और हमारे गांव की ये खुशनसीबी रही है कि सुनील दत्त साहब आते रहे हैं, और एक मरतबा उनकी जो अहलिया थी नरगिस दत्त, वो भी आई थी वहां। अच्छा है। अच्छा ये बताइए सर, ये बताइए कि आपने इस दौरान कोई पढ़ाई की है अपने स्कूल, मतलब कहाँ से है अपनी पढ़ाई की, कहाँ से कॉलेज गए आप, क्या क्या किया? कॉलेज तो मैंने नहीं देखा, सही बताया आपको। मैंने पढ़ाई की 10वीं, फिर थोड़ा और पढ़ाई कर करके म्यूजिक से मैंने प्रभाकर किया। हाँ। और प्रभाकर करने के बाद सबसे बड़ी बात है मैंने रियाज किया फिर, और ऐसा ही पढ़ाई का मामला है। मैं पढ़ाई के मामले में ये मानता हूँ कि एमए होना ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। लेकिन एमए हम होते हैं दुनिया को किताबें पढ़ के या एग्जाम देके डिग्रियां लेते हैं, लेकिन जो किताबें बनती हैं वो भी दुनियावी चीजों के ऊपर ही बनती हैं। तो हमने उस दुनिया को पढ़ा है जो जहाँ से किताबें बनाई जाती हैं। ये बताइए कि आपने ये मतलब ट्रेनिंग कहाँ से ली, आपने ये कोर्स कहाँ पे किया कि फिर आप पे जॉब भी लगी आपकी, ये बताइए। मुझे जहाँ तक नौकरी का सवाल है, 4 नौकरियां मिली सरकारी, जो इंटरव्यू मैंने दिए कभी फेल भी नहीं हुआ, ये नया रिकॉर्ड है। और पढ़ाई मैंने सबसे शुरू में पढ़ाई की अम्बाला कैंट के अंध विद्यालय से, फिर थोड़े दिन तक हमारे कोटला में किया, और लास्ट में जाके सोनीपत में हरियाणा में ट्रेनिंग की, और वहां से हमने 10वीं पास की। फिर प्राइवेट और पढ़ाइयाँ की, कुछ ये म्यूजिक की, कुर्सी बुनने की, तरह तरह की। प्रभाकर करने के बाद फिर मैंने प्रैक्टिस जारी रखी है और हर चीज को सुना है। आज हमारे पास आपकी गांव से इतना तो एक्सपीरियंस है जो कि पीएचडी या एमए वालों को भी रहता होगा। हाँ वो तो पता है, वो दिखता है सब कुछ हमें। चलिए बताइए, म्यूजिक के साथ साथ ये कुर्सी बुनाई तो ये उसी दौरान हुई आपकी? बिल्कुल, उसी ट्रेनिंग में सोनीपत में जब हम आए थे तो वहां पर कुर्सी बननी सिखाई जाती थी। अम्बाला कैंट में जब हमने पढ़ाई की तो वहां पर भी कुर्सी बनानी सिखाई जाती थी। ताना बाना वही खिंचाई, ताना बाना, ताना और चीर छटी खिंचाई, ये सब खिंचाई जो भी होता है। हाँ जी। शुक्र साहब, बीच में मैं करना चाहूंगा थोड़ा यहाँ पर एक अपनी बात रखता हूँ। आपने देखा इन्होंने कितना हौसला किया है, मतलब ये हमारे लिए एक थप्पड़ है। हर स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल किया है इन्होंने कि ताकि किसी पर डिपेंड ना रहे, तो ये इन्होंने ये किया है। तो ये हर एक के लिए, मतलब ये इनका कमाल है। हाँ, ये हर एक के लिए है कि हमें आगे क्या करना है, हमें सोचना है हर एक को हमें आगे क्या करना है ताकि हम किसी पे डिपेंड ना रहे। ये तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इससे वीडियो रिकमेंड हो जाता है। सब्सक्राइब करो और इनको हौसला दे दो, कमेंट ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ आए हैं आज पीसी नागपाल सर। तो सर ये बताइए कि मतलब इस म्यूजिक में, जैसे आप इस टाइम जॉब भी रिटायर भी हो चुके हैं, सब कुछ हो गई, आप अपनी लाइफ में कितने खुश हैं ये बताइए? बहुत 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 बेइंतहा खुश हूँ, क्योंकि जब मैंने नौकरी की थी, क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक के टीचर मैंने देखे अपने डिपार्टमेंट के, तो बस यही कि माशाल्लाह जो भी उन्होंने जो जानते हैं या नहीं जानते हैं, जैसा भी रहा है, पर आपकी दौर से मैंने जो नौकरी की इतनी इज्जत से नौकरी की है। हमारे बच्चों के पहले तो बात यह है कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने जब जब कंपटीशन लड़े हैं अब खुद ही, तो हर एक में फर्स्ट या सेकंड प्राइज जीता है। उसके बाद जब मैंने बच्चों को सिखाया, जिन बच्चों को
उनका भी कोई साल जीरो नहीं गया है। 20-22 साल तक लगातार इनाम जीते हैं मैंने। 20-22 साल ही बच्चों को लेके मैं कंपटीशन में, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास स्कूल था वहां बच्चे भेजते ही नहीं थे, कंपटीशन में नहीं भेजते थे वो। लेकिन जिस स्कूल में मैं रहा वहां पे फिर वो भेजते थे बच्चों को, तो हर साल हमारा इनाम आता था, फर्स्ट सेकंड जरूर। वाह वाह। अच्छा ये बताइए सर, उन बच्चों का बिहेव क्या रहा आपके साथ? जैसे मतलब एक ब्लाइंड होता है, बहुत बाकी होते हैं, मतलब कोई मजाक उड़ाता है अपने टीचर्स का, कोई ये करता है, मतलब आपके स्टूडेंट कैसे रहे? मेरे स्टूडेंट, मैं उनका जितना भी आपको ये कहूँ कि बहुत काबिल अच्छे स्टूडेंट रहे मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया। और मतलब मुझे उनका चारा चले तो शायद मुझे जमीन पर भी पैर न रखने दे, उठा के भी कहीं ना कहीं ले जा सके, इतनी श्रद्धा थी उनके प्रति। वो कहते थे गुरुजी हम आपको लेके चलते। मैं कहता नहीं भाई बेटा वहां वो रास्ता मुझे आता है, चलने दीजिए। कहते नहीं हम है ना, तो आपको जरूरत क्या है। वो पकड़ के चलते थे। जब मैं स्कूल जाता था तो वो रास्ते में बच्चे मिल जाते थे, एकदम पकड़ लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे मेरे पैर छूते थे, तो मैं उनको मना करता था कि बच्चों आप पैर मत छुआ करो, क्योंकि आप तो बच्चे हैं। तो मुझे अच्छा लगता। लड़कियां पैर छूती थी, ये बात है, आज भी वो जो चीज है वो जारी है। लेकिन मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि बच्चे पैर छुए, क्योंकि वो खुद ही बहुत आगे चलकर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनना है। तो इसलिए ये उनका मतलब उनकी तरफ से अकीदत है, श्रद्धा है हमारे प्रति। लेकिन हमारी इच्छा यही रहती है कि वो पैर न पकड़े, क्योंकि हमें खुद अच्छा लगता है, बाकी उनका अच्छा लगता है। बात ये जी। अच्छा सर, ये बताइए जो आपके स्टूडेंट है, मतलब कभी कभार मतलब सब ऐसे तो नहीं होता है, सब ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इंसान को बहुत मदद देता है लेकिन बीच दिल ही दिल में वो हंसते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कभार? नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब कोई हंसी नहीं उड़ाता, बल्कि बहुत बहुत ही मेरे साथ वो जुड़ जाते हैं। बड़े से बड़े अधिकारी भी म्यूजिक से मुतासिर होते हैं। तो कहीं कहीं मुझे पहले प्रोग्राम नहीं मिला, एक आध बार कोशिश की अपने रोजगार को चलाने के लिए, लेकिन जब वो प्रोग्राम मिला तब इतने प्रोग्राम मिले कि मुझे कोई कमी नहीं हुई, पैसे की भी और प्रोग्रामों की भी। एक प्रोग्राम मिलने के बाद तो पहला प्रोग्राम मुश्किल मिला, लेकिन जब वो मिला ना तो फिर तो क्या बात है। अच्छा ये बताइए, हर किसी इंसान को मुश्किलात तो जरूर होता है, खुसूसन ब्लाइंड को, लेकिन आपके साथ कोई ऐसी याद या कोई ऐसी मुश्किल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए, चाहे दुखी मुश्किल हो या अच्छी याद, दुखी याद या अच्छी याद, कोई याद या जो आपकी दिल में अभी भी ताज़ा, कोई भी घटना घटी हो, घटना या कोई अच्छी याद? ऐसा हुआ कि मैंने अभी जैसे आपको कहा कुर्सी बुनना सिखाते हैं, और सीखा मैंने। तो कई बार क्या होता है कि म्यूजिक का प्रोग्राम, मैंने कहा ना पहला प्रोग्राम बहुत मुश्किल से मिला, तो इस बीच जो हुआ ना तो मेरे को खाने के भी लाले पड़ गए। पढ़ाई तो मुझे करनी थी, घरेलू तौर पर मैं इतनी मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं या अपने पैसे से, घरेलू पैसे से कोई चीज ले सकूं, है ना। तो फिर वो जो कुर्सी बनानी मुझे आती थी, वो कुर्सी बना के कुर्सी बनाने में टाइम लगता था। फिर भी कभी कभी रात को एक आध बार खाना कभी कभी नहीं नसीब होता था। वो तो मुझे याद रहेगा, लेकिन ये भी याद रहेगा कि उन्हीं मुश्किलों ने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है। हाँ, माशाअल्लाह। जब भी सामना किया तभी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। मतलब मैंने मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा, एक चुनौती समझ के उसको पार करने की कोशिश की। देखिए सुगुप्ता, ये अगर देखा जाए ये इनकी कमाल है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं, इनका बहुत ही कुछ इन्होंने किया है, तो तभी तो मतलब हमें ये सीखना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी मुश्किल आए तो उसे पार कर लेना चाहिए, कि ताकि हम आगे भी कुछ कर सकें। ये दोस्तों, आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल एक मुलाकात अपनी दोस्त यानी यासिर नूरानी के साथ, और मेरे साथ है होस्ट सईद शुगुप्ता, और आज के हमारे मेहमान है पीसी नागपाल सर। तो नागपाल सर, अच्छा ये बताइए, इंसान को हर कोई ना कोई सपोर्ट करता है माँ बाप को छोड़कर, कोई दोस्त या कोई मामा जी, आपको किसने सपोर्ट ज्यादा किया है माँ बाप को छोड़? पहली बात तो माँ बाप ने भी की जितनी वो कर सकते थे, लेकिन जो उनको करनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं कर पाए कि ये तो हमारी नसीब में ऐसा नहीं होगा। और कई बारी हावी रही है हमारी बदनसीबी, और कई बारी हावी रही है उनकी गरीबी।
ये दोनों बातें मिलाएं तो फिर जो वो कर सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मुझे ये देखा जाए तो किसी रिश्तेदारी की ओर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। वही बात है, अपनी मेहनत की दम पर ही, अपनी मेहनत के दम पे। बहुत ही अच्छा। जी हाँ, आज भी मुझे यही आदत है कि जो कुछ करें अपने आप सेल्फ डिपेंड होकर के अपने आप को आगे चले, लेके चले। मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो कोई कहे कि मेरे मामा ने मेरे को सपोर्ट किया या कुछ भी, हाँ मेरे मामा का इतना सपोर्ट जरूर रहा है कि उनके पास रेडियो था एक, जो रेडियो बहुत विरले लोगों के पास होते थे। तो तब तो मैं खाली था, तो उनका रेडियो सुन सुन के ना वो मैं अपने मामा की सपोर्ट ओर से, मामा की ओर से अपनी हेल्प मानता हूँ। हालांकि उन्होंने इस वजह से रेडियो नहीं लिया था कि मुझे कुछ आ जाए, वो तो अपने शौक के लिए रहा था, लेकिन उसका मैंने जो फायदा हो सकता था उठाया। बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, अगर आपने सिंगिंग की बात कर दी है तो आप कभी कभार दिल में कोई ये शौक पैदा हो, मैं रेडियो जाऊं, मैं ऑडिशन पास करूं और उसमें अपना परफॉर्म? तो ऐसा है कि मैंने आकाशवाणी रोहतक से युवा, जब मैं बिल्कुल यंग था तब मैंने गाया कई बारी आकाशवाणी रोहतक हरियाणा से। एक वहां प्रोग्राम आता था युवा संसार, तो वहां ऑडिशन होता था। ऑडिशन के बाद मैं पास हो गया, वहां 2-3 बार गाया, 4 बार गाया। पर मैंने वहां ये देखा कि वहां पे जो ऑल इंडिया रेडियो के जो स्टाफ आर्टिस्ट होते हैं, तबला बजाने वाले, हारमोनियम वाले या सरंगी, जो भी, उनकी बहुत ही खुशामद करनी पड़ती थी। जिसको अगर सही तौर पे कहा जाए तो चमचागिरी करो कि साहब आइए आइए सर हमारे साथ बजाइए, हमारी रिकॉर्डिंग है, ये है वो है। उनको उनके अधिकारी भी नहीं कहते थे कि भाई इनकी रिकॉर्डिंग है तो करा दो, वो भी हमें खुद ही उनसे रिक्वेस्ट वगैरह करके और करना पड़ता था। फिर चलता था वो प्रोग्राम। उसके बाद हमें लोगों ने कहा भी आपको आकाशवाणी का ए ग्रेड या वी ग्रेड आर्टिस्ट बनना चाहिए, पर मैंने सुना कि वहां भी वही चमचागिरी करनी पड़ती है, जो अपने बस की बात है नहीं। चमचागिरी करना हमारे इखलाक में नहीं है। हाँ, वो तो मुझे भी पसंद नहीं है चमचागिरी कर, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे कुछ चलते हैं, तो लेकिन ताहम तो अब बहुत फर्क है। तो अब हम रेडियो की बात हमने छेड़ दी, लेकिन मैंने एक गाना सुना था आपका कवर सॉन्ग, एक जगह चल उड़ जा रे पंछी। मैं चाहता हूँ आप सुनाए, थोड़ा गुनगुनाए यही गाना, चल उड़ जा रे पंछी। ये गाना ऐसा है कि जब भी कहीं हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती, किसी रिश्तेदार की या किसी दोस्त वगैरह की, तो ये सबको पता लग गया कि ये नागपाल ये गाना गाते हैं और इस गाने को हर हाल में फरमाइश करते हैं लोग को, ये गाना सुनाइए। तो वही गाना है, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। बहुत अच्छा आपने हरकतें ली है, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर आप की फैमिली की बात करें तो जो आपकी पत्नी है वो भी ब्लाइंड है या नॉर्मल? वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड है वो। अच्छा, वो ये जो आपने शादी की वो अपनी माँ बाप की पसंद पे या आपकी खुद की पसंद? नहीं, हमारी अपनी पसंद थी। बाद में तो माँ बाप को भी पसंद बन जाती है ना। हाँ, वाह। अगर अपने उससे आदमी अड़ा रहे और कर ले तो फिर माँ बाप को भी पसंद करना ही होता है। और आज हमारे माँ बाप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं जी। अच्छा जी, बताइए कि अगर आप मतलब आपकी वाइफ जो है वो आपके साथ इस टाइम खुश है, आप दोनों अपनी लाइफ में खुश हैं, ये बताइए। हाँ जी, बिल्कुल, हम दोनों बहुत खुश हैं। हमारा एक बेटा है, तो 3 लोगों का एक परिवार है और 3 का संसार में बहुत ही महत्व योगदान है, बड़ी अहमियत है टीम की। जैसे जमीन, आसमान और पाताल, हाँ जी, ये 3 होते हैं, है ना। धरती, आकाश और पाताल। और भी कई चीजें हैं जो 3 से आदमी की दुनिया बनती है पूरी। जैसे 3 व्हीलर होता है ना, 3 व्हीलर, हाँ जी, 3 पहिए वाली गाड़ी जी। और हम वैसे भी 3 से बनते हैं, माँ बाप और औलाद, वो भी 3 ही है। अच्छा, तो 3 का बहुत बड़ा महत्व है इस दुनिया में। अच्छा, ये बताइए, हमारे यहाँ जैसे हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में ये 3 जो ईश्वर है या खुदा है, ये मशहूर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भी 3 ही है। और 3 का भी आपने शुरू देखा ना, अगर हम कोई चीज स्टार्ट करते तो 1 2 3, तो यहाँ भी 3 ही है। हाँ, बराबर 3 है।
अच्छा, बताइए कि बात पक्की किसने कराई थी, कि जबकि आपकी मतलब बात पक्की किसने कराई थी आपकी शादी से पहले आप दोनों की? हमारे मतलब आपने कैसे सुशीला दीदी से मिल गए पहले? कैसे मिले आप? हाँ, हमारे एक मित्र थे, उनकी शादी हुई थी, उनकी श्रीमती जी पार्सली ब्लाइंड है, तो उनकी ये सुशीला जी सहेली है, तो उनके थ्रू फिर हमारी मुलाकात हुई और धीरे धीरे करके फिर वो परवान चढ़ी और शादी हुई। अच्छा, बताए वो भी कुछ कर रही हैं, वो हाउसवाइफ है या जॉब कर रही है? नहीं, वो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। वाह, बहुत ही अच्छा, क्या बात, कमाल है। मतलब ये कमाल की कपल की जोड़ी, कमाल की जोड़ी है कपल, एक अच्छे कपल की जोड़ी है। इनको लोगों से सीखना चाहिए। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर उन तक पहुंचाइए जो घर में बैठे कमेंट, बस हमें यही चाहिए कि अच्छा ये बताइए सर, कि सर कि अगर कोई ब्लाइंड जैसे होता है, मतलब कभी कभार वो अकेला होता है, चाहे ब्लाइंड चाहे कोई भी डिसेबल होता है, मतलब उसके दिमाग में बहुत सी बातें आ रही होती है, बहुत कुछ सोचता है वो, मैं क्या करूंगा, मुझे वो करना चाहिए, शायद मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, तब ध्यान घटाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बताइए। सबसे पहली बात तो ये है कि अकेले रहने के भी दो पहलू बनते हैं। एक तो वही बात जो आप कह रही हैं कि वो सोचता मैं क्या करूं, कुछ ना करूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कुछ लोग कहते हैं मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा भी सोचते हैं, है ना। लेकिन अकेला रहने में ही कई सुख भी हैं। अकेला रहकर आदमी वो कुछ कर सकता है जो बहुतों में रहकर नहीं भी कर सकता है। जैसे मेरे को जब मैं टीचर लगा था तो मेरे को हमारी हेडमिस्ट्रेस ने कहा कि आपको कल फेयरवेल सॉन्ग कराना है बच्चों को, कल तक तैयार, और कहा मेरे को छुट्टी के बाद। अब हमने कहा कैसे कराना, मेरे को कभी, मैंने फेयरवेल सॉन्ग जो है कभी नहीं सुना था ना सीखा था, तो जब नहीं सीखा था तो पहले मैंने कई दोस्तों से पूछा भी आपके पास कोई फेयरवेल सॉन्ग हो तो हमें दे दीजिए, वही बच्चों को सिखा देंगे सुबह। किसी के पास नहीं मिला, तो अब मैंने क्या किया कि एक कमरा मुझे मिला हुआ था स्कूल में, तो मैंने कहा चलिए खुदा का नाम लेके मैंने उस कमरे को बंद किया, एक अगरबत्ती जलाई और दिमाग पे थोड़ा जोर डाला तो पूरा फेयरवेल सॉन्ग तैयार कर लिया मैंने उसी टाइम, विद इन 10 मिनट। क्या बात है। और कंपोज भी कर लिया और बच्चों को सिखा दिया। यानी कि कोई तो साइकिल बच्चे थे तो उनको तो लिख के पढ़ा, उनको म्यूजिक मैंने बता दिया, और यानी कि मान लो कि शाम तक वो गाना तैयार हो गया। 24 घंटे के अंदर की घटना है, सारी रात सोने में निकल गई। दिन में अकेले बैठकर मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत सारी कंपोजिशन की है अकेले रहकर। और अभी भी मैं, हमारे घर के लोग आराम कर रहे हैं पर मैं इस टाइम अपने कमरे को बंद करके अकेले में इंटरव्यू दे रहा हूँ। लेकिन कई लोग अकेले उन्हें उकता जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। हाँ जी, कई अकेले रहना पसंद नहीं करते, कोई ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए सर कि म्यूजिक, कुर्सी बुनाई के अलावा कोई मतलब ऐसा क्या है कि जो आपको आता हो या कोई शौक भी रखते हो? है? कोई शौक भी रखते हैं आप किसी चीज का, मतलब ये चाहे म्यूजिक के अलावा भी? कुर्सी के अलावा मुझे शेर लिखना बहुत पसंद है। हाँ। जैसे कि मान लीजिए एक बार मुझे एक प्रोग्राम मिला, तो उस प्रोग्राम में मुझे एक जो होता ना वो एंकरिंग करनी थी। तो मैंने कभी एंकरिंग तो पहली बार की उस दिन। 20 लोगों को मैंने स्टेज पे बुलाना था, तो 20 लोगों के नाम मैंने ले लिए और पहले नाम की बुलाने से पहले मैंने उसी के ऊपर शेर लिखा, एक उसी शख्सियत के ऊपर, छोटे से बच्चे के ऊपर। फिर दूसरे को बुलाया, उसको भी उसके ऊपर भी उसी टाइम उसी वक्त के वक्त शेर लिखे। उसमें मुझे कुछ याद है शेर। एक ना हंसराज सोनी है ब्लाइंड, वो फाइनल में, सेमीफाइनल में वो आए हुए थे, तो उनको गाना था। अब मैंने उनको बुलाना था, उन्हीं के लिए शेर लिखा मैंने। वो अजमेर के थे, हंसराज सोनी की। फिर मैंने लिखा कि क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो हमने कहा कि वैसे तो हम खुश हैं जयपुर की वाह वाह से, वैसे तो हम खुश हैं जयपुर की वाह वाह से, हंसराज सोनी अब आए ख्वाजा की दरगाह से। ऐसा शेर लिखा मैंने। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताइए सर कि हर एक डिसेबल, चाहे ब्लाइंड भी हो, कोई भी हो, उसको क्या करना चाहिए आगे लाइफ में, अपनी लाइफ आगे बढ़ाने के लिए?
मतलब ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, क्या क्या करना चाहिए उनको, ये बताएं। देखिए, थोड़ा बहुत हुनर तो खुदा दे के भेजता है, हर गार्ड गिफ्ट जिसको कहते हैं। बिल्कुल। और जो भी जिसके पास होता है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे भी हो। अगर गाना आता है तो गाने के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। कुर्सी बनानी आती है तो कुर्सी बनानी ही चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए जबरदस्त। आपको शेर शायरी लिखनी आती है तो उसको बढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत। अब ये देखिए ना, हमने जो शेर आज तक लिखे हैं, जैसे वो उस गजल में था, मैंने जन्नत को देखा नहीं, मैं जिसने जन्नत को देखा नहीं उसको जयपुर दिखा दीजिए। ये कोई इस गजल में तो था नहीं, ये हमारे शौक की बात थी और एक जज्बा था कि ये काम करना है जयपुर के लिए। हर गजल में मैंने जयपुर के लिए शेर लिखा, जब जयपुर में गाई हो तो कभी कश्मीर में आके गाऊंगा तो उसको कश्मीर के लिए भी लिख लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेलकम। अच्छा, ये बताइए, ये सवाल कि आप क्या दोस्ती रखते हैं, आप फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड सर्कल? बहुत ज्यादा उनका मतलब आना जाना एक साथ रहता है? जी हाँ, बहुत अच्छे से रहता है। दोस्ती हमारी बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर सिफर तक है, सफाई कर्मचारी तक भी जी। और मेरा दिमाग जितना किसी अधिकारी का स्वागत करता है उतना ही सफाई कर्मचारी का भी करता है। हाँ, अपनी इसी बात पर आपने एक गजल सुनाई थी कुछ समय पहले थे, एक जगह, मैं नजर से पी रहा हूँ, थोड़ा इसमें गुनगुन है। थोड़ा इसमें गुनगुन। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए, न झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल ना जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। वाह, क्या बात है। ये जो लास्ट में पी रहा हूँ मैंने कहा है, हाँ। ये उसी तरह के जैसे बराबर उसी मतलब तरह से आपने किया। मेरे पास मैंने आज तक अच्छा, ये बताओ, जब आपने मतलब पहला गाना सीखा है, मतलब या कोई सरगम सीखा है, उस वक्त आपको टफ लगा या ठीक लगा या ज्यादा? ये बहुत काम की बात है, ये आपने बहुत काम की बात पूछी भैया असद भाई। जब मेरे को ये कहा गया कि आप हारमोनियम सीख लीजिए, तो हमारे गांव में एक मंदिर था, तो वहाँ पंडित जी आए थे, बड़े संगीत के बड़े ही स्पेशलिस्ट थे, वो विशेषज्ञ। तो लोगों ने कहा भी ये पंडित जी आपको बाजा सिखाएंगे। तो एक वहाँ प्रोग्राम हुआ मंदिर में कीर्तन, तो उसी दिन उन्होंने कहा पंडित जी ने कि आज आपको बाजा सिखाना शुरू करते हैं। जब उन्होंने मेरा बाजे पे हाथ रखाया, सरगम बजवाई, पहली सरगम, तो मैंने कहा इससे तो बड़ी आदमी टांगा चलावे, कभी बाजा नहीं सीखना चाहिए। बहुत मुश्किल काम लगा मुझे। अगर मैं साइकिल होता तो मैं टांगा चलाना सीख समझता, लेकिन हारमोनियम कभी नहीं सीखता मैं। फिर जब धीरे धीरे वास्ता पड़ा, जब अम्बाला स्कूल में आया, यहाँ अकेले वाली बात यहाँ भी आ गई कि जब अम्बाला ब्लाइंड स्कूल में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अकेले में क्लास में जाके बैठ के मैं हारमोनियम को टटोलता था, उंगलियां स्वरों पे चलाता था, उनसे स्वर बनते चले गए। फिर सरगम सीखी, थाट सीखे, फिर तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन पहली मरतबा जब वो पंडित जी से मैंने बाजा सीखा, तो मैंने कहा बाजा कभी नहीं सीखेंगे, चाहे और कुछ भी सीख लें। बिल्कुल, आपको मेरी वाली मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अब मुझे बताइए, आप इस अपने सिंगिंग में खुश है या किसी हद तक, या पूरा खुश? सिंगिंग में खुश तो खैर है, लेकिन मैं अभी जो चाहता हूँ कि इससे कहीं बेहतर और सिंगिंग मेरी होनी चाहिए किसी तरह। वाह, बहुत अच्छे ख्याल है आपके। तो अभी मैं अपने, लोग हमें कहते हैं बहुत अच्छा गाते हैं, पर मैं 10 खामियां अपने आप में निकाल के उनको फिर ढूंढता हूँ कि इसको कैसे दूर करना है। देखिए, दूसरों की खामी निकालना तो है ही आसान, लेकिन अपनी खामी को निकाल के उसको तराशना चाहिए कि वो ठीक हो जाए। हाँ जी, हाँ, बहुत ही अच्छी से जी। आपने पहले अपनी खामियां निकालनी चाहिए, बाद में दूसरों पर हम निकाल सकते हैं। तो सुगुप्ता जी, घड़ी क्या कह रहे हैं? निकालनी तो चाहिए ही, उनको ठीक करना चाहिए। वही तो सच है। घड़ी तो इशारा कर रही है कि मतलब ये कि अब देर लेट होगी, लेकिन हालांकि दिल तो नहीं करता है। मतलब लास्ट का सवाल उनसे करना चाहती हूँ, लास्ट का क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ।
आप म्यूजिक टीचर हैं, आप सर हैं, ये म्यूजिक सीखने के लिए हमें पहले मतलब क्या क्या हमें इसमें यूज करना है कि ताकि हम मतलब पहले से स्टार्ट कर सके कि हम भी मतलब इसमें बराबर के हिस्सेदार हो जाए, ये बताएं। म्यूजिक सीखने के लिए पहले एक उस्ताद, अच्छा काबिल उस्ताद मिले। हाँ जी, पहली बात तो खुद ही कोशिश करनी है। म्यूजिक तो देखिए डिग्रियों से बढ़कर खुदा की या भगवान की देन होती है, कुदरती। और जिसको कुदरत ने दे दिया ना म्यूजिक, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, उसको फिर तराशना है। जैसे मान लीजिए खुदा ने एक बहुत अच्छा सा पत्थर भेज दिया दुनिया में, जमीन से निकला पत्थर तो खुदा ही भेजा ना। हाँ जी। अब उसको तराश के हम कितना तैयार कर सकते हैं, ऐसा है म्यूजिक का काम कि आप उस्ताद देखिए, कोई अच्छा उस्ताद मिलना चाहिए हम लोगों को सीखने के लिए, जो बहुत ही अच्छा उस्ताद हो। उसको उसका जो तलफ्फुज़ है वो भी सही हो सिखाने का, और उसके लिए जो उसका ज्ञान खुद को भी बहुत अच्छा हो। तो सरगम सीखनी चाहिए पहले, और पहली सरगम की प्रैक्टिस, हारमोनियम अगर सीखना है तो पहली सरगम की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए। बड़े बड़े उस्ताद, एक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हुए हैं, बहुत महान कलाकार। उन्होंने आखिरी टाइम तक पहली सरगम को बजाना नहीं छोड़ा है। सुबह सुबह वो प्रैक्टिस पहली सरगम बजाते थे। और अगर आपको सरगम समझ आ गई तो फिर सारे गामा पा, फिर सुबह सा का अभ्यास करना चाहिए, नीचे सानी धापा मार मंद्र सप्तक की ओर। ये मैं कभी आप लोगों की पर्सनल चैट पे भी भेजूंगा, तो उसमें ही बताऊंगा अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है उस्ताद अच्छा हो, आपका अभ्यास अच्छा हो, और आपके दिमाग में वो म्यूजिक समझ आए, ये होता है। अच्छा, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो घर में बैठे हुए ब्लाइंड, खुसूसन माँ बाप जो गलत सोच रखते हैं, वो कह रहे मेरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, बस ये ब्लाइंड है, बस अब तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, बस मेरा बच्चा है, बस बाकी तो इनको ऐसे ही रखा। माँ बाप के लिए क्या मैसेज? कुछ बच्चों ने खुदकुशी भी की है, अपने आप को जलाने की कोशिश की है, ये क्योंकि हम ब्लाइंड है, क्योंकि उनके माँ बाप ने गलत तरबियत की है, साथ नहीं देते कोई। उनके लिए मैसेज क्या देने वाला है जी? मैं ये कहूँगा सबसे बड़ी रुकावट उसको वो भूल जाए कि हमारे माँ बाप तो ये हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। बहुत देर से हमें पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन वो तो पुराना जमाना था। अब तो अगर आपका रेडियो ही है तो आपको 36 बातें पता चल जाएंगी कि ब्लाइंड कर क्या सकता है अपने आप। और कुछ भी नहीं है तो रेडियो तो है ना। रेडियो सुनकर की ब्लाइंड दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। रेडियो उड़ान है और कई सारे चैनल जो ब्लाइंड के लिए ही है, तो उनको सुनकर आगे जा सकता है। लेकिन स्टेटों में है जी, कई स्टेटों में ये मतलब ये है आज, वरना ऐसा नहीं है। बहुत कुछ टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है। एक ब्लाइंड के लिए टेक्नोलॉजी साथ दे रही है आज इस टाइम टेक्नोलॉजी, लेकिन कई स्टेटों में बावजूद भी, इस सब के बावजूद भी गांव में अभी भी, गांव में इसलिए मैंने तड़प रहे कि हम कहाँ क्या करें, मर जाए तो अच्छा है, ये है वो है। और जो नौकरी पेशे भी हैं, वो भी सरकार के रवैये से या किसी भी तरह से वो भी अपने आप को परेशान भी समझते हैं। तो ये बात है, परेशानियां तो दुनिया में बहुत है। अगर परेशानियों को आसानियां समझ लें तो फिर कुछ भी परेशान नहीं है, चाहे आप कहीं भी हो। तो ठीक है, चलो सर आप यहाँ आए हैं, तो अगर खुदा ने चाहा हम आपको किसी और प्रोग्राम में दावत देंगे। तब तक आप भी आप ख्याल रखिए। आपसे गुजारिश की इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। आप सुन रहे थे हर संडे स्पेशल एक मुलाकात अपने दोस्त यासिन नूरानी की, सब मेरे साथ थी शुगुप्ता। तो शुगुप्ता जी, चलो लेते हैं अपने दोस्तों को इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों, आज का मुलाकात हो गया है पूरा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर, जिस प्रोग्राम का नाम है संडे स्पेशल एक मुलाकात।